24 सितंबर 2002 गुजरात के गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम टेम्पल हर रोज की तरह श्रद्धालुओं की भीड़ से भरा हुआ था। करीब 23 एकड़ में फैला भव्य अक्षरधाम परिसर एक मंदिर के चारों ओर बना हुआ है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के अलावा अक्षरधाम में मल्टीमीडिया शोज, एग्जीबिशन हॉल, कैफेज, बुक स्टॉल और गार्डन भी है। अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए मशहूर अक्षरधाम में हर रोज की तरह आज भी सब कुछ सामान्य था। जहां भक्तजन पूजा पाठ में डूबे हुए थे, तो वही कुछ लोग खरीदारी में लगे हुए थे, जबकि कुछ लोग लाइट शोज देखने में खोए हुए थे। इस पल तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चंद मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। किसी के लिए ये उनके इष्ट देव के आखिरी दर्शन होने वाले थे, तो किसी के लिए अपनों का आखिरी साथ। पूरा अक्षरधाम खुशी और भक्ति में डूबा हुआ था कि तभी शाम के 4:45 पर मंदिर के गेट नंबर 3 के पास एक व्हाइट कार आकर रुकती है। कार में से 20 से 25 साल के 2 लड़के उतरते हैं। दोनों ने अपनी पीठ पर एक बड़ा सा बैग लटका रखा था और दोनों ने जैकेट ऐसे पहन रखी थी जैसे अंदर कोई बड़ी चीज छिपा रखी हो। अक्षरधाम परिसर के हर दरवाजे पर चेकिंग के लिए वॉलंटियर गार्ड मौजूद थे, जो अंदर जाने से पहले सभी लोगों और उनके सामान की जांच कर रहे थे। कार से उतरे दोनों लड़के भी जब कॉम्प्लेक्स में घुसने लगे तो वॉलंटियर्स ने उन्हें सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए रोक लिया, लेकिन दोनों स्क्रीनिंग से बचने के लिए वहां से पीछे लौट गए और गेट से एंट्री करने के बजाय 7 फुट की दीवार फांद कर परिसर के अहाते में बने अम्यूजमेंट पार्क में एंटर कर गए। इसके बाद दोनों आतंकी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और तेजी के साथ अक्षरधाम की मेन बिल्डिंग की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। गेट नंबर 3 से मंदिर के मेन भाग तक पहुंचने के लिए 200 फीट लंबा एक रास्ता बना हुआ है, जिसकी साइड में बुक स्टॉल लगे हैं। यहाँ कुछ लोग किताबें खरीदने में मशगूल थे, जबकि आसपास उनके साथ आए बच्चे खेलने में लगे होते हैं। चंद सेकंड्स में दोनों आतंकी पार्क को पार कर 200 फीट में फैले मुख्य रास्ते तक आ जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों के साथ साथ वो बीच बीच में भीड़ वाली जगहों पर ग्रेनेड्स भी फेंकने लगते हैं। चारों तरफ गोलियों और धमाकों की आवाजों से पूरा अक्षरधाम परिसर थर्रा उठता है। सुबह से यहाँ फैली शांति चीख पुकार में बदल जाती है। खुशी और भक्ति भरा माहौल चंद मिनटों में हाहाकार का रूप ले लेता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। आतंकी इस तरह से गोलियां चला रहे थे जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। यहाँ उनका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौत। इसलिए जो भी उन्हें दिखाई पड़ रहा था उसे वो गोलियों से भून डाल रहे थे। मिनटों में ही कई लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे। फूलों से लदा रहने वाला अक्षरधाम खून से सन गया। चारों तरफ केवल धमाकों की आवाज, गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों की चीख गूंज रही थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या महिलाएं, दोनों वहशी आतंकियों ने किसी को भी नहीं बख्शा। सुमित्रा नाम की एक महिला जो अपने 2 बच्चों के साथ मंदिर घूमने आई थी, वो जब गोलियों की आवाज सुनकर अपने बच्चों के साथ एग्जिट गेट की तरफ भागने लगी तो आतंकियों ने उस पर भी गोली चला दी। एक गोली सुमित्रा के पैर में लगी और वो वही जमीन पर गिर पड़ी। दोनों आतंकी एक बहशी मुस्कुराहट के साथ उसके सर पर आकर खड़े हो जाते हैं। सुमित्रा आतंकियों के पैरों में गिड़गिड़ाकर अपने दोनों बच्चों की जान की भीख मांगने लगती है। पहले तो दोनों आतंकी रहम का दिखावा करके वहां से लौटने लगते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल वो पीछे मुड़ते हैं और सुमित्रा के 3 और 4 साल के दोनों मासूम बच्चों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। सुमित्रा की आंखों के सामने उसके दोनों बच्चों की जान लेने के बाद आतंकी मुख्य मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां करीब 35 लोग पूजा में लीन थे। तभी मंदिर के सुपरवाइजर खोद सिंह जाधव की नजर मेन टेम्पल की ओर बढ़ते आतंकियों पर पड़ती है। वो मेन टेम्पल के गेट से बाहर कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे। उन्होंने मंदिर के अंदर मौजूद लोगों की जान बचाने के लिए फौरन मुख्य मंदिर के गेट की ओर एक तेज दौड़ लगा दी। उनकी मंशा को भांपते हुए आतंकियों ने उन पर भी गोली चला दी। गोली उनके पैर में लगी, लेकिन फिर भी वो साहस करके चोटिल पैर से ही मंदिर के गेट की ओर बढ़ते रहे और कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने अंदर घुसकर मेन टेम्पल का भारी भरकम गेट अकेले बंद करके वहां मौजूद लोगों को बचा लिया। आतंकियों ने चंद मिनटों में ही यहाँ खौफ और मौत का माहौल बना दिया था। इस बीच कई लोग अपनी जान खो चुके थे और कई लोग घायल अवस्था में डर के मारे कोनों में छिपे हुए थे। उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडस्ट्रियलिस्ट संजय दालमिया के साथ मीटिंग में व्यस्त थे कि तभी अटैक होने के 3 मिनट बाद ही उनके घर में लगे लैंडलाइन फोन पर अक्षरधाम टेम्पल के पुजारी विश्व विहारी स्वामी का कॉल आ जाता है। पुजारी सारा
माजरा उनके सहकर्मी को फोन पर बता देते हैं। इस खबर से चीफ मिनिस्टर हाउस में अफरा तफरी मच जाती है। नरेंद्र मोदी स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए तुरंत एक्शन लेते हुए स्टेट कमांडो फोर्स की एक टीम को अक्षरधाम पहुंचने का आदेश देते हैं। गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के चीफ आर ब्रह्म भट्ट भी जल्दी ही अपनी टीम के साथ मंदिर की ओर रवाना हो जाते हैं। ये पहली बार था जब गुजरात में कोई आतंकी हमला हुआ था। हमले की खबर से पूरा गुजरात हिल चुका था। ये ख्याल ही सबकी रूह को कपा देने के लिए काफी था कि भक्ति का पवित्र स्थल अक्षरधाम और वहां मौजूद सैकड़ों लोग अब आतंकियों के साए में थे। पुलिस से लेकर चीफ मिनिस्टर तक सब अपने अपने लेवल पर अक्षरधाम टेम्पल को आतंकियों से मुक्त करवाने में लग जाते हैं। लेकिन सवाल ये था कि ये दोनों आतंकी आए कहां से थे? दोनों ने अक्षरधाम टेम्पल को ही क्यों निशाना बनाया था? इतने पवित्र स्थान को दहलाने की साजिश किसने रची थी और कैसे गुजरात पुलिस और एनएसजी कमांडोज ने अपने जॉइंट ऑपरेशन से दोनों आतंकियों को मार गिराया? A sanctimonious abode, a place of worship, a dwelling of peace. This famous Akshardham temple near Gandhinagar in Gujarat was stormed by terrorists in 2002. At least 30 persons were killed and 42 were injured in a terror attack on the Akshardham temple. An NSG team led by Colonel Tushar Joshi entered the temple and eliminated both the terrorists. लोगों ने कुछ बंधक गए हुए हैं, 80-90 लोगों को बंधक लिया है। 30-40-50 हमें सिविलियंस मारे गए हैं और वहाँ पे 2 से 3 अभी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, मैंने सिर्फ टीवी देखा है और बाकी हमने वहाँ पे उनको मारना है और हॉस्टेज क्राइसिस को खत्म करना है। शाम के करीब 5 बज चुके थे। इत्तेफाक से बीजेपी के एमएलए हीरा भाई सोलंकी भी उस दिन मंदिर में पूजा करने आए हुए थे। उस दिन सोलंकी अपने साथ अपनी लाइसेंसी पिस्तौल भी लेकर आए थे। उन्होंने आतंकियों का ध्यान लोगों से हटाने के लिए अपनी पिस्तौल निकालकर आतंकियों की तरफ गोली चला दी। हालांकि इससे आतंकियों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो कंफ्यूज जरूर हो गए। उनको लगा कि पुलिस मंदिर के अंदर पहुंच चुकी है, इसलिए वो डर कर थोड़े अनस्टेबल हो गए। इसका फायदा ये हुआ कि करीब 300 लोग अपनी जान बचाकर अक्षरधाम से बाहर भाग गए। इन सब में करीब 15 मिनट बीत चुके थे। खोद सिंह जाधव की होशियारी और बहादुरी के कारण मेन टेम्पल का भी दरवाजा बंद था। अगर आतंकी मेन टेम्पल के अंदर घुस जाते तो वो लोगों को हॉस्टेजेस बना सकते थे, जिससे बाद में गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए आतंकियों से पार पाना काफी मुश्किल हो सकता था और इस सिचुएशन में टेररिस्ट गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकते थे। आतंकी अपने साथ ड्राई फ्रूट्स और कुछ खाने के सामान लेकर आए थे, जिससे साफ था कि उनका इरादा यहाँ लंबे समय तक तबाही मचाने का था। सीएम नरेंद्र मोदी ने बड़े खतरे को भांपते हुए दिल्ली फोन करके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी से जल्द एनएसजी कमांडोज को अक्षरधाम भेजने को कहा। उधर शाम के 5:30 बजे तक मेन टेम्पल में एंटर करने का कोई रास्ता ना देखकर आतंकी गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने पहले तो बेसमेंट में पहुंचकर वहां ग्रेनेड फेंक कर धमाका किया और फिर वो एग्जीबिशन एरिया को निशाना बनाने के लिए बढ़ने लगे। अक्षरधाम में कई एग्जीबिशन हॉल्स हैं। अब तक आतंकियों की गोलीबारी की वजह से वॉलंटियर्स सभी एग्जीबिशन हॉल्स के डोर्स अंदर से बंद कर चुके थे। ऐसे में अपने लिए कोई भी आसान टारगेट ना देखकर आतंकी गुस्से से पागल हो उठे थे। तभी उन्हें एग्जीबिशन हॉल 1 दिखा, जिसका मेन गेट तो वॉलंटियर्स ने बंद कर दिया था, लेकिन एग्जिट गेट को बंद करने का ख्याल किसी को नहीं रहा। आतंकी उसी एग्जिट गेट से मल्टीमीडिया थिएटर के अंदर घुस आए। यहाँ भी आतंकियों ने आव देखा ना ताव और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उनकी गोलियों के रास्ते में जो भी आया अपनी जान गंवा बैठा। इनमें से एक गोली एग्जीबिशन हॉल 1 के केयरटेकर हरि धरिया को भी लगी, लेकिन वो अभी तक जिंदा थे। आतंकियों ने उनसे बेरहम मुस्कान के साथ पूछा, तुम अभी तक जिंदा हो? हरि धरिया काफी डर चुके थे। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जवाब दिया, जी हाँ, आपकी कृपा से। इसके बाद आतंकी ने उससे कहा, ठीक है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ऊपर जाने का रास्ता बताओ। इसके बाद हरि धरिया ने उन्हें ऊपर जाने वाली एक सीढ़ी का रास्ता बता दिया। इसके सहारे दोनों आतंकी मंदिर की छत पर चढ़कर ऊपर वाले कॉरिडोर में घुस गए। यह पूरे अक्षरधाम परिसर का एक परफेक्ट वेंटेज पॉइंट था, जहां से आतंकवादी चारों तरफ आसानी से नजर रख सकते थे। इसी बीच अक्षरधाम परिसर के अंदर गुजरात पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और स्टेट कमांडो फोर्स एससीएफ की यूनिट्स भी आ पहुंचती है। आते ही सभी फोर्सेस ने कॉम्प्लेक्स को चारों ओर से घेरते हुए अपनी अपनी पोजीशंस लेकर आतंकियों को हर तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन आतंकी छत पर खुद को बचाने के लिए लगातार अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे थे। इसी बीच फोर्सेस ने मेन टेम्पल और एग्जीबिशन हॉल समेत हर जगह से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया। जो लोग घायल हुए थे उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया।
काफी देर की मशक्कत के बाद शाम के करीब 7:30 बजे तक फोर्सेज ने अपनी सूझबूझ से सभी लोगों को सुरक्षित मंदिर परिसर से बाहर निकाल लिया। जो आतंकी काफी देर से चूहे की तरह बिल में छुपे हुए थे, उन्होंने लोगों के निकाले जाने के दौरान ही परिक्रमा एरिया में कूदकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बदले में भारतीय सिपाहियों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। गुजरात पुलिस के लिए यह पहला मौका था जब उनका सामना आतंकियों से हो रहा था। दोनों तरफ से हैवी फायरिंग जारी थी। इसी बीच आतंकियों के साथ मुठभेड़ में स्टेट कमांडो अर्जुन सिंह गामेती और अल्लाह रखा उनाद जाम शहीद हो गए। अपने साथियों की मौत से स्टेट कमांडोज को गहरा धक्का लगा। उन्हें गुजरात पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ के साथ मिलकर आतंकियों का सामना करते हुए कई घंटे हो चुके थे। उन्होंने आतंकियों को अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स से भागने से तो रोक दिया था, लेकिन कई घंटों की कोशिश के बाद भी वो आतंकियों को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए थे। सबको अब बेसब्री से बस एनएसजी कमांडोज का इंतजार था। एनएसजी की एलीट काउंटर टेररिस्ट विंग स्पेशल एक्शन ग्रुप एसएजी के हेड ब्रिगेडियर राज सीतापति को अक्षरधाम अटैक की जानकारी शाम के 5:30 बजे मिली थी, जब वो हरियाणा के मानेसर में स्थित एनएसजी बेस में टेनिस खेल रहे थे। उन्हें एनएसजी डायरेक्टर जनरल रंजीत शेखर मूसाहारी का कॉल आया, जिसमें उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गेट मूविंग इन 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट में निकलने की तैयारी करो। बॉस का मैसेज मिलते ही ब्रिगेडियर राज सीतापति कुछ ही देर में अपनी टीम को तैयार कर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पहुंच गए। यहाँ पहले से ही एक स्पेशल प्लेन उनकी टीम का इंतजार कर रहा था। शाम के करीब 6:30 बजे प्लेन एनएसजी कमांडोज को लेकर अक्षरधाम टेम्पल की ओर निकल गया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि ब्रिगेडियर सीतापति को इस ऑपरेशन की प्लानिंग बनाने का भी वक्त नहीं मिल पाया था। प्लेन के अंदर ही सीतापति ने ही इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग तैयार की। 3 घंटे के सफर के बाद प्लेन एनएसजी की टीम को लेकर अक्षरधाम के नियरवाइज एयरपोर्ट पहुंचा, जहां से 2 बसों में सवार होकर रात के 10:10 पर एनएसजी की टीम अक्षरधाम के गेट पर आ पहुंची। कुछ ही देर में एनएसजी ने आतंकियों को एलिमिनेट करने के लिए यहां ऑपरेशन वज्र शक्ति शुरू कर दिया। ब्रिगेडियर राज सीतापति ने सबसे आगे एनएसजी के 35 ब्लैक कमांडोज को तैनात किया। साथ ही उनके सपोर्ट के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्टेट रिजर्व पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यूनिट्स ने भी अपनी अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने की कोशिश होती रही, लेकिन अक्षरधाम के बड़े एरिया और चारों तरफ खुली जगहों का फायदा उठाकर आतंकवादी लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे। यहाँ ब्रिगेडियर राज सीतापति के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मंदिर के आसपास कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं थी जहाँ उनके स्नाइपर्स पोजीशन लेकर इन आतंकियों का जल्दी से खात्मा कर सके। काफी देर तक डिफेंस फोर्सेस को इधर से उधर उलझाए रखने के बाद आतंकी बड़ी चालाकी से परिक्रमा एरिया से निकलकर बाथरूम एरिया में जाकर छुप गए। एनएसजी के पास अब एक सही और आसान मौका था। वो अब पूरे टॉयलेट ब्लॉक को ही रॉकेट लॉन्चर से उड़ाकर आतंकियों को खाक कर सकते थे, लेकिन तब तक ऑपरेशन ब्लू स्टार की यादें धुंधली नहीं हुई थी। यहाँ भी मंदिर के किसी भी ढांचे के डैमेज होने से लोगों के गुस्सा होने का डर था। इसलिए डेप्यूटी पीएम एल.के. आडवाणी ने सख्त निर्देश दिया था कि किसी भी हाल में मंदिर के किसी भी हिस्से को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ऐसे में सभी एनएसजी कमांडोज काफी सतर्कता और सब्र के साथ एक एक कदम बढ़ा रहे थे। इनमें से एक मेजर तुषार जोशी भी थे। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और काफी नाजुक स्थिति से गुजर रही थी। ऐसे में मेजर जोशी को अपनी बीवी की चिंता सता रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य पालन के आगे परिवार प्रेम को नहीं आने दिया और जल्द ही अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए वो पूरे जोश के साथ आतंकियों का सामना करने के लिए जुट गए। इसी बीच आतंकी देर रात मौका पाते ही मंदिर के साउथ ईस्ट कॉर्नर के एग्जीबिशन हॉल 3 तक पहुंच गए। यहाँ अशोक के पेड़ों का झुरमुट था। उस तरफ इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए यहाँ अंधेरा छाया रहता था और ये जगह आतंकियों के छुपने की एक अच्छी जगह साबित हुई। ऐसे गहरे अंधेरे में एनएसजी कमांडोज के लिए भी आतंकियों को देख पाने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी इस ऑपरेशन के कमांडर ब्रिगेडियर राज सीतापति ने एक रिस्क लिया और सूबेदार सुरेश चंद यादव के साथ कुछ कमांडोज को उन पेड़ों के झुरमुट की तरफ बढ़ने का ऑर्डर दिया। सूबेदार सुरेश चंद यादव के साथ साथ कई कमांडोज आगे बढ़ने लगे। सबने बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रखे थे। सूबेदार सुरेश चंद यादव साहसिक कदम उठाते हुए एक आतंकी के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने आतंकी पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे वहीं ढेर कर दिया, लेकिन इस बहादुरी भरे प्रयास में उन्हें भी काफी इंजरीज हुई और कुछ ही देर में वो शहीद हो गए।
इसके बाद और कैजुअलिटीज ना हो इसलिए सीतापति ने अपनी टीम को सुबह होने तक का इंतजार करने को कहा। इसके बाद सभी डिफेंस फोर्सेस ने मिलकर बचे हुए आतंकी को सुबह तक मंदिर के अंदर केवल एक जगह पर उलझाए रखा। सुबह होते ही एनएसजी कमांडोज ने फुर्ती दिखाते हुए दूसरे आतंकी पर धावा बोल दिया और उसे 6:45 पर मार गिराया। दोनों आतंकी मौत की नींद सो चुके थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने 33 लोगों को मार डाला था, जिनमें कई बच्चे, महिलाएं और बूढ़े लोगों के अलावा डिफेंस फोर्सेस के भी 3 जवान थे। कई जवान घायल भी हुए थे, जिनमें से एक मेजर तुषार जोशी भी थे। भले ही एनएसजी ने दोनों आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर अक्षरधाम टेम्पल को आतंक से मुक्त करवा दिया था, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट के लिए समस्या यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। इस हमले से केवल 6 महीने पहले ही गोधरा ट्रेन हादसा हुआ था, जिसके बाद पूरा गुजरात दंगों की आग में जल उठा था। ऐसे में गवर्नमेंट को डर था कि कहीं ये आतंकी घटना दंगे की एक और चिंगारी ना भड़का दे। उस समय गुजरात के साथ साथ सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार थी और इसी दौरान गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। ऐसे में अगर गुजरात में दोबारा दंगे की नौबत आती तो सरकार को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए स्थिति से निपटने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी 24 सितंबर की शाम ही गुजरात आकर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ स्थिति का जायजा ले रहे थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मालदीव के दौरे पर थे। अक्षरधाम हमले का पता चलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में ही कैंसिल कर दिया और 25 सितंबर को वो भी अक्षरधाम मंदिर आ पहुंचे। इस तरह बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी और स्टेट पुलिस की सतर्कता की वजह से गुजरात में शांति कायम रही। टेम्पल ट्रस्ट ने हमले के 14 दिन बाद 7 अक्टूबर 2002 को मंदिर को दर्शन के लिए दोबारा खोल दिया। कुछ ही दिनों में मंदिर के दोबारा खुल जाने से माहौल जरूर शांत हो गया था, लेकिन इस हमले ने गुजरात अथॉरिटीज की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। अक्षरधाम मंदिर गुजरात के गांधीनगर के बेहद वीआईपी इलाके में बना हुआ है। मंदिर से मुख्यमंत्री आवास काफी नजदीक है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुजरात का राजभवन भी है। इतना ही नहीं, मंदिर से केवल वॉकिंग डिस्टेंस पर इंडियन एयरफोर्स का साउथ वेस्टर्न एयर कमांड भी स्थित है। करीब 6 महीने पहले हुए गुजरात दंगों के बाद चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पहले ही कई धमकियां मिल चुकी थी। इस कारण इस एरिया की सिक्योरिटी को काफी टाइट कर दिया गया था। हमले से पहले आईबी ने गुजरात के मंदिरों पर आतंकी हमलों की पॉसिबिलिटी को लेकर अलर्ट भी जारी किया था, जिसके बाद गुजरात पुलिस ने सोमनाथ मंदिर की सिक्योरिटी को तो बढ़ा दिया था, लेकिन चीफ मिनिस्टर हाउस के इतने करीब होने के बावजूद अक्षरधाम मंदिर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। इसे सिर्फ टेम्पल ट्रस्ट के वॉलंटियर्स के जिम्मे छोड़ दिया गया, जिस वजह से आतंकी कम सुरक्षा का फायदा उठाकर अक्षरधाम में प्रवेश कर गए थे। आतंकियों के मारे जाने के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने इस हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। आतंकियों की जेब से सुरक्षा बलों के हाथ एक लेटर लगा था, जिसमें उर्दू में एक आतंकी संगठन तहरीक-ए-असास का जिक्र था। लेटर में यह भी लिखा था कि अक्षरधाम पर हमला गुजरात दंगों में मारे गए मुस्लिमों का बदला लेने के लिए किया गया है। पुलिस ने उस व्हाइट कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे उसके ओनर को भी ढूंढना शुरू किया, जिससे दोनों आतंकी अक्षरधाम तक आए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गाड़ी मनसुख आचार्य के नाम पर रजिस्टर्ड थी और हमले वाले दिन इस गाड़ी को राजू ठाकुर नाम का शख्स चला रहा था। गुजरात पुलिस के चीफ के चक्रवर्ती ने ओनर मनसुख आचार्य और ड्राइवर राजू ठाकुर दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाकर इंटेरोगेट किया। ड्राइवर राजू ठाकुर ने कंफर्म किया कि 24 सितंबर को 2 लोग उसकी गाड़ी से दिन के 2 बजे कालूपुर रेलवे स्टेशन से अक्षरधाम टेम्पल आए थे, लेकिन उनका क्या इरादा था इसका उसे तब कोई अंदाजा नहीं था। ड्राइवर ने आतंकियों की फोटो देखकर उनकी पहचान भी की, लेकिन अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई थी कि उन दोनों आतंकियों के क्या नाम थे और वो दोनों कहां से आए थे। ऐसे में पुलिस को बड़ी सफलता पाकिस्तान के एक अखबार में छपी एक कॉन्डोलेंस एडवर्टाइजमेंट से लगी। अटैक के केवल 3 दिन बाद 27 सितंबर को पाकिस्तानी अखबार में 2 लोगों की फोटो उनके नाम के साथ एक शोक संदेश के रूप में छपी थी। जब अखबार वाली फोटो को अक्षरधाम में मारे गए आतंकियों की फोटो से मिलाया गया तो दोनों फोटोज मैच कर गई। इसके जरिए पुलिस को आतंकियों की पहचान का पता चल सका कि दोनों आतंकियों के नाम मोहम्मद अमजद और हफीज यासिन थे, जिनका संबंध तहरीक-ए-असास के साथ साथ लश्कर-ए-ताइबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी था।
अक्षरधाम हमले की जांच शुरू में लोकल क्राइम ब्रांच कर रही थी, लेकिन बाद में इस केस को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS को ट्रांसफर कर दिया गया। हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद तक ATS की टीम अक्षरधाम परिसर की काफी सावधानी से जांच करती रही। यहाँ से ATS को ग्रेनेड के टुकड़े, कुछ बची गोलियां और मारे गए आतंकियों की जेब से कुछ खाने पीने के सामान मिले, जिन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया गया। इस तरह करीब 1 साल तक इस हमले की जांच चलती रही। 29 अगस्त 2003 को सिटी पुलिस कमिश्नर KR कौशिक ने मीडिया को बताया कि अक्षरधाम अटैक से जुड़े 5 लोगों को गुजरात के अलग अलग हिस्सों से अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने दोनों आतंकियों की मदद की थी। इनमें सलीम हनीफ शेख, अल्ताफ अकबर हुसैन मलिक, आदम सुलेमान अजमेरी, मुफ्ती अब्दुल कयूम मंसूरी और मौलाना अब्दुलामिया के नाम थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर KR कौशिक ने यह भी बताया कि इस हमले की प्लानिंग सऊदी अरेबिया के रियाद में रची गई थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अलावा पाकिस्तान की ISI ने भी मदद की थी। गुजरात पुलिस की स्टेटमेंट के बाद लग रहा था कि ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन कुछ दिन बाद इस केस में एक अलग ही एंगल जुड़ जाता है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इस मामले में चांद खान नाम के एक शख्स को हमले का एक कॉन्स्पिरेटर बताकर अरेस्ट कर लेती है। चांद खान बरेली का रहने वाला था, जिसे जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग से अरेस्ट किया गया था। जब चांद खान को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने सख्ती के साथ इंटेरोगेट किया तो उसने बताया कि ये हमला लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी शकील और अब्दुल्ला ने किया है। दोनों के साथ वो खुद 19 सितंबर 2002 को अनंतनाग से एक कार से अहमदाबाद के लिए निकला था। इस गाड़ी में दोनों आतंकियों के अलावा चांद खान अपनी पत्नी और बेटी के साथ भी था। कार से उसने पहले अपनी पत्नी और बेटी को बरेली छोड़ा और फिर वो दोनों आतंकियों के साथ हमले से 3 दिन पहले 21 सितंबर 2002 को ट्रेन से जयपुर आ गया। इसके बाद उन्होंने जयपुर से 22 सितंबर को अहमदाबाद के लिए बस पकड़ी और वो तीनों 23 सितंबर को अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद पहुंचकर उन्होंने अक्षरधाम परिसर की रेकी की और गुलशन गेस्ट हाउस को अपना ठिकाना बनाया। 24 सितंबर की दोपहर तीनों यहां से रेलवे स्टेशन के लिए निकले। वहां चांद खान ने वापस लौटने के लिए ट्रेन पकड़ी, जबकि शकील और अब्दुल्ला एक कार बुक करके अक्षरधाम के लिए निकल गए और फिर वहां अटैक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की ये थ्योरी गुजरात पुलिस के दावों से काफी अलग थी। इस थ्योरी ने केस को एक अलग ही दिशा दे दी थी, जहां गुजरात पुलिस के हिसाब से अक्षरधाम पर हमला करने वाले आतंकी मोहम्मद अमजद और हफीज यासिन थे, जिनकी मदद करने वाले 5 लोगों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। तो वही दूसरी ओर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अकॉर्डिंग ये हमला शकील और अब्दुल्ला ने किया था, जिसमें उनका साथ चांद खान ने दिया था। गुजरात पुलिस के अनुसार इस हमले की प्लानिंग रियाद में हुई थी, जबकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अकॉर्डिंग इसकी प्लानिंग अनंतनाग में हुई थी। हालांकि चांद खान ने बाद में कई बार अपना बयान बदला, जिससे केस काफी उलझ गया। दोनों पुलिस की थ्योरीज कॉन्ट्राडिक्टरी थी, लेकिन फिर भी गुजरात पुलिस ने नवंबर 2003 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा के अंडर 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी, जिसमें पहले गिरफ्तार किए गए 5 लोगों के साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए चांद खान का भी नाम शामिल कर दिया गया। इसके बाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच DCB ने इस हमले में 1750 पन्नों की चार्जशीट फाइल की, जिसमें 34 लोगों को अक्यूज बताया गया। 34 लोगों में से 6 लोग गुजरात पुलिस की कस्टडी में थे, जबकि 28 लोगों को एब्सकॉन्डिंग करार दिया गया। इनमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम भी शामिल था, जिनके नाम का अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। इस मामले में कुल 376 विटनेसेस थे, जिसमें से 11 की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया। इसके बाद 18 दिसंबर 2003 से पोटा कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। पोटा में यह केस करीब 3 सालों तक चलता रहा। जुलाई 2006 में इस मामले की सुनवाई करते हुए पोटा कोर्ट ने अरेस्ट किए गए 6 के 6 लोगों को हमले की साजिश का दोषी मानते हुए सजा सुना दी। आदम अजमेरी को आतंकियों को सिटी में सुरक्षित ठिकाना प्रदान करने, चांद खान को वेपन्स ट्रांसपोर्टिंग और आतंकियों को एस्कॉर्ट करने, जबकि मुफ्ती अब्दुल कयूम मंसूरी को आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाने के लिए मेन कॉन्स्पिरेटर मानते हुए तीनों को डेथ सेंटेंसेस की सजा सुनाई गई। बाकी बचे 3 में से सलीम हनीफ शेख को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अब्दुलामिया को 10 साल की सजा और अल्ताफ हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन कॉन्विक्ट्स को यह फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए 2008 में कॉन्विक्ट्स ने पोटा केस जजमेंट को गुजरात हाई कोर्ट में चैलेंज किया। गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस फैसले में कोई बदलाव नहीं किया और कॉन्विक्ट्स की सजा को यूं ही बरकरार रखा। इसके बाद इन लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर 4 साल तक लंबी सुनवाई चली। इसमें वक्त जरूर लगा, लेकिन कॉन्विक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत की सांस मिली।
16 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस A.K. पटनायक और वेंकटे गोपाल गौदा ने सुनवाई करते हुए उनकी सजा के फैसले को पूरी तरह से पलटकर सभी 6 के 6 आरोपियों को इस मामले से बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सीरियस फ्लॉज का हवाला देते हुए उन्हें फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को दोषी बताकर सालों तक जेल में रखा गया, उनके खिलाफ पुलिस के पास पर्याप्त सबूत तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पुलिस ने कई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस पेश ही नहीं किए थे। विटनेसेस के बयानों में भी कई फॉल्ट्स पाए गए, जिससे अक्यूज के खिलाफ लगे आरोप सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के जुडिशरी सिस्टम के लिए एक अलार्मिंग कॉल था कि बिना सटीक और पुख्ता प्रमाणों के किसी को ना तो दोषी करार दिया जा सकता है और ना ही उसे सजा दी जा सकती है। इसके बाद गुजरात पुलिस इस हमले के मेन कॉन्स्पिरेटर्स की तलाश में लगी रही। कई आरोपियों को पकड़ा भी गया, जिनमें मोहम्मद यासिन भट्ट का नाम भी शामिल है, लेकिन किसी को भी अभी तक सजा नहीं मिल सकी है। इस तरह इस हमले में जान गंवाने वाले मासूम लोगों को जस्टिस मिलना अब भी बाकी है।